अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपके सामने हम लोग नम्स आर्मी मेडिकल कॉलेज, यूएचएस, ईटा, एफएमडीसी और लम्स जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो फिज़िक्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, साथ साथ फिज़िक्स के जो पास्ट पेपर है और जो अपकमिंग एंट्री टेस्ट है जो अभी अगले साल होंगे या इस साल होंगे, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, आज हम आपके साथ वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको दो बातें इन्फॉर्म करता चलो। पहली बात ये है, काइंडली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब नम्स के टेस्ट की जो अपडेट आएगी, जब डेट आएगी तो अगर आपने बेल आइकन दबाया, सब्सक्राइब किया होगा तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पर एसएमएस आपको रिसीव हो जाएगा। इसलिए काइंडली हमारे चैनल एजुकेशन एंड हैप्पीनेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और सेकंड नंबर पे गाइस, आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट सुनना है, ठीक है। कंप्लीट सुनेंगे तो आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर हम नम्स की बात कर लें कि नम्स जो सा आता है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्मी मेडिकल कॉलेज को ऑर्गेनाइज यानी कि उसको कंट्रोल कर रहा है। तो जो आर्मी मेडिकल कॉलेजेस है और उसके जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और जो उसके कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजेस हैं, उन सब की लिस्ट आप लोगों को इस प्रीवियस वीडियोस में हम लोग दे चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं फिर बताता चला हूँ कि जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है, इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस जितने भी CMH हैं, लाइक जो लाहौर में है, फिर एक मुल्तान में, कोयटा में, कराची में, जितने भी सिटीज़ में जितने भी CMH है, दैट आर आर अंडर योर AMC कॉलेज। लेकिन AMC कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नम्स का टेस्ट देना पड़ता है। और जो नम्स का टेस्ट है उसके लिए आपके पास टोटल 200 मार्क्स होते हैं। आगे ब्रैकेट में लिख दिया गया है रिक्वायर्ड मार्क्स है 120 आउट ऑफ 200, यानी कि आपको 120 नंबर लेना ज़रूरी हैं 200 में से। अगर आपके 119 या 200 में से 120 में से थोड़े से भी नंबर कम होते हैं तो आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। याद रखिएगा, 120 नंबर जस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। आगे जो मेरिट बनता है वो तो जिसके टॉप पे एग्रीगेट आएगा उसी की सिलेक्शन होगी। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया नम CMC के बारे में, फिर इसका एग्रीगेट आपको क्राइटेरिया बताया कितने मार्क्स ज़रूरी होते हैं। उसके बाद मैं आपको आज की इस वीडियो के थोड़े से फीचर्स बता दूँ। लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल लर्न ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स फॉर नम्स UHS एंट्री टेस्ट पास पेपर्स ऑफ 2018 to 2019, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड कंसेप्ट टिप्स टू सॉल्व एंट्री टेस्ट पेपर्स, टेस्ट सिलेबस एंड डेट। गाइस, तो आज की इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट सुनते हैं ध्यान से और पूरा इस वीडियो को देखते हैं एंड तक, तो आप एंड पे जाके इस वीडियो के एंड पे जाके अगर मैं पूरी देखी होगी तो आपको नम्स के पास्ट पेपर के बारे में भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड कंसेप्ट जो फिजिक्स के होते हैं वो भी पता चल जाएंगे। साथ इसके अलावा आपको नम्स के एंटी टेस्ट की जो टिप्स होती हैं, हाउ टू सॉल्व दैट टेस्ट, वो भी पता चल जाएंगे। साथ साथ आपको टेस्ट का सिलेबस और डेट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलें गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिक्स पार्ट 1 जो सा है उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उसका हमने क्या क्या उसमें डिस्कस करना है। तो गाइस, फिजिक्स पार्ट 1 के अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है कि जिसमें दो यूनिट्स आपके सामने शेयर किए गए हैं, एक सॉलिड एंगल है और एक प्लेन एंगल है, जो दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स के आप लोगों के टाइप्स हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसमें दो किस्म के एंगल होते हैं, एक रेडियन होता है और एक स्टी रेडियन होता है। रेडियन बेसिकली यूनिट, हम लोग इस यूनिट को तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी चीज़ सर्कल में मूव कर रही होती है। और जब कोई भी चीज़ सर्कल में मूव कर रही होती है तो जो उसका एंगल होता है वो हमेशा रेडियन में मेजर होता है, चाहे वो 2 रेडियन है, 3 रेडियंस है। लेकिन जब कोई चीज़ सर्कल में नहीं स्ट्रेट यानी कि लीनियर मूव कर रही है तो तब उसका यूनिट हम लोग डिस्प्लेसमेंट या मीटर वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हम लोगों ने इम्पोर्टेंट बात आप सब स्टूडेंट्स ने ये याद रखनी है कि किस केस में अपने रेडियन यूज़ करना है और किस केस में डिस्टेंस या मीटर, वो आपको मैंने बता दिया। उसके अलावा रेडियन के अलावा एक तीसरा यूनिट होता है जिसको हम स्टी रेडियन यूनिट बोलते हैं। स्टी रेडियन भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन इसमें और रेडियन में फ़र्क ये है कि जो रेडियन है ये 2 डायमेंशनल एंगल है, लेकिन जो हमारे पास स्टी रेडियन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, एक 3 डायमेंशनल एंगल है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, कौन, आइसक्रीम ले लो आप लोग, क्यूबिक ले लो, पिरामिड ले लो, वो सारी जो एग्जांपल्स हैं आपकी किसकी हैं, ये स्टी रेडियन की हैं, ठीक है। चलें अब हम चलते हैं अपनी आज की स्लाइड की तरफ। कह रहा है सॉलिड एंगल इज ए 3 डायमेंशनल। तो जो सॉलिड एंगल है 3 डायमेंशनल, सॉलिड एंगल मैंने आपको अभी बताया स्टी रेडियन का है, ठीक है। सॉलिड एंगल जो सा इसका यूनिट है स्टी रेडियन, और स्टी रेडियन इज ऑलवेज 3D डायमेंशनल।
दैट इज़ डिफाइंड एनालॉजिकली टू द डेफिनेशन ऑफ द प्लेन एंगल इन टू डायमेंशन। और जो प्लेन एंगल होता है जिसका मैंने आपको रेडियन बताया, वो हमेशा हमारे पास टू डी होता है, यानी कि टू डिमेंशनल होता है। अ प्लेन एंगल थीटा मेड अप ऑफ द लाइंस फ्रॉम टू पॉइंट्स मीटिंग एट अ वर्टेक्स इट इज डिफाइंड बाय द आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क बेसिकली किसी भी चीज़ को, जब कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही होती है तो उसके डिस्टेंस को हम लोग आर्क बोलते हैं, ठीक है। एंड बाय द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सॉलिड एंगल? गाइस अब हमने सॉलिड एंगल्स को और जो सा था प्लेन एंगल, उनको डिफाइन तो कर दिया, लेकिन इनका इस्तेमाल क्या है, इनका यूज़ क्या है? तो कह रहे हैं कि डायमेंशन इज इन ज्योमेट्री अ सॉलिड एंगल सिंबल म्यू इज अ फाइंड मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू दैट सम पार्टिकल्स पॉइंट दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट। तो ये जो सॉलिड एंगल है, इसका यूज जस्ट बता रहा है कि हम इससे एक तो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट अपीयर होता है, ऑब्जर्वर लुकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, हम उस अगर वो डिस्टेंस मालूम करना, तो सारे ये डिस्टेंसेस वगैरह मालूम करने के लिए, मेजरमेंट्स करने के लिए हम लोग प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी का थोड़ा सा बता दूं, इसमें जो एरर्स हैं ना, हमने उस चीज़ को पढ़ना है। लेकिन आज की इस स्लाइड को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि इस टॉपिक में हमने ये पढ़ना है कि जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, जब हम लेबॉर्ट्री में फिजिक्स की लैब में जब किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, इधर हम वर्नियर कैलिपर से किसी चीज़ का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, या उसकी डेप्थ मालूम कर रहे हैं, या उसका डायमीटर मालूम कर रहे हैं, तो अगर उसकी मेजरमेंट्स में हम लोगों से कोई एरर आता है तो उस एरर को जो अनसर्टेनिटी है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आज हम इसको आपको इस स्लाइड में बताएंगे। ये नम्स और यूएचएस के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। तो कह रहा है एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट एंड द मेजर्ड वैल्यू। गाइस एरर बेसिकली क्या होता है? एरर एक ट्रू वैल्यू और एक एक्चुअल जो आपने मेजर की उस वैल्यू के दरमियान डिफरेंस होता है। देखें गाइस, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में फ़र्क क्या है? देखें, जो ट्रू वैल्यू होती है ना, ये ऑलरेडी डिफाइंड वैल्यू जो 100% बिल्कुल ठीक होगी। यानी कि एक बॉल है जिसका डायमीटर लाइक लेट्स सपोज 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये कंफर्म बात है कि उसका 7 सेंटीमीटर है, लेकिन आपने मेजरमेंट किए तो आपका 5 सेंटीमीटर आया। तो जब अपने 7 में से 5 का माइनस करना, तो 2 सेंटीमीटर आपका एरर होगा, ठीक है। तो इस तरह आप एरर का फार्मूला आप लोग लिख लें, दैट इज़ ट्रू वैल्यू माइनस योर मेजर्ड वैल्यू। उसके बाद कह रहा है एक्यूरेसी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द लैक ऑफ एरर, ठीक है। और ये एक्यूरेसी होती है एरर की वजह से हमें नहीं मिल पाती, ठीक है। अनसर्टेनिटी कैरेक्टराइजेस द रेंज ऑफ द वैल्यूज विद इन द विच द वैल्यू ट्रू वैल्यू इज असर्टेड टू द लाइफ विद सम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। व्हाट इज़ अ बैड परसेंटेज अनसर्टेनिटी? गाइस ऐसी ये जो एरर अनसर्टेनिटी है, इसकी एक टाइप है जिसका नाम है बैड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। कह रहे हैं इन सम केसेस, कुछ केसेस में द मेजरमेंट में बी सो डिफिकल्ट दैट अ 10% एरर और इवन हायर मे बी एक्सेप्टेबल। इन अदर केसेस 0.1% एरर मे बी टू हाई। कहता है कि जो कुछ केसेस ऐसे केसेस होते हैं जिसमें 10% जो एरर होता है, इवन उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन कुछ किस्म के ऐसे एरर होते हैं जिसमें अगर आप उसके अंदर 0.1% भी करते हैं तो वो एरर भी उसमें हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद मज़ीद अगर हम इसमें बात करें तो कहा जा रहा है कि जो 1% एरर मे बी टू हाई, मोस्ट हाई स्कूल एंड इंट्रोडक्टरी इन यूनिवर्सिटीज इन टेक्सास विल एक्सेप्ट 5% एरर। जो 5% एरर है वो ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। तो ये आपको हमने जस्ट एरर की अनसर्टेनिटीज़ के बारे में थोड़ा सा बताया है। और इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें कि जो एक्सप्लेनेशंस होती है और जो फोर्स होती है, इसके दरमियान क्या फ़र्क है। ये समटाइम्स पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेनेशन का फोर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, या इस तरह का क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर्स में, नम्स में, कि अगर फोर्स 2 न्यूटन इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सप्लेनेशन कितनी इंक्रीज़ होगी। तो ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बारे में इंट्रोडक्शन आपको बता दूँ कि जो एक्सप्लेनेशन होती है ना, इट अकर्स एनी टाइम एन ऑब्जेक्ट स्पीड्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। एक्सलेशन जो है किसी टाइम भी हो सकती है जब भी किसी भी चीज़ की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो। ये क्यों ये लाइन लिखी है? ये लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि हमने अगर वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ो तो वो कहता है चेंज इन डिस्टेंस। तो एक्सलेशन की अगर हम डेफिनेशन पढ़े तो वो कहता है रेट ऑफ चेंज इन योर वेलोसिटी, यानी कि जब भी किसी भी चीज़ की वेलोसिटी यानी कि स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो तब उस केस में हमारे पास जो सा है एक्सलेशन प्रोड्यूस यानी कि पैदा होती है। It changes direction much like velocity. There are two kinds of acceleration, average and instantaneous. Guys काफ़ी सारे पेपर्स में, पास पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एवरेज एक्सलेशन क्या होती है और इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन क्या होती है। तो एवरेज एक्सलेशन मैं आपको बताऊँ, ये इट इज़ डिटरमिन्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। अगर तो आपकी डिस्टेंस जो आपने कवर किया है वो काफ़ी ज़्यादा है
और आप उस डिस्टेंस की जो टोटल, अगर आप अपनी एक्सलेरेशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपने इसको टोटल इंटरवल से डिवाइड करना है। अगर आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसमें इतने आपने 10 टाइम्स आपकी एक्सलेरेशन चेंज हुई है, तो आपने टोटल जो वेलोसिटी उसको आपने डिवाइड कर देना 10 से, तो आपकी जो एवरेज एक्सलेरेशन है वो निकल आएगी। और जो इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन होती है वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एक्सलेरेशन होती है उस चीज़ को हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन हम लोग कहते हैं। अब हम बात कर लें कि जो फोर्स एंड एक्सलेरेशन है ये क्या होता है, ठीक है। यानी कि इनका क्या रिलेशनशिप है, यानी कि अगर आप फोर्स इंक्रीज करते हो तो उस पर एक्सलेरेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, या अगर आप एक्सलेरेशन डिक्रीज करते हो तो उससे फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहता है न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम देखें उससे हम लोग इसका रिलेशनशिप डेराइव कर सकते हैं। कहता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड एक्सलेरेशन। जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो हमें फोर्स और एक्सलेरेशन का एक रिलेशनशिप बताता है। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ यू इंक्रीज द फोर्स अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट, द एक्सलेरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज बाय द सेम फैक्टर्स। कह रहा है कि अगर आप किसी भी चीज़ की एक्सलेरेशन इंक्रीज करते हो तो फोर्स भी इंक्रीज करती है। गाइस क्यों? आप देखो न्यूटन का सेकंड लॉ का क्या फार्मूला होता है, वो हमारे पास होता है एफ इक्वल टू एम ए। और उससे पहला स्टेप होता है जिसमें आता है कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। एम यहाँ पे कांस्टेंट होता है, मैथ कांस्टेंट होता है, लेकिन ए और एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इससे हम लोग क्या डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, हम इससे ये डेरिवेटिव निकाल सकते हैं कि जो फोर्स होती है वो एक्सलेरेशन के डायरेक्ट रिलेशनशिप में होती है। यानी कि अगर आप फोर्स इंक्रीज करते हो तो उतनी ही एक्सलेरेशन इंक्रीज करेगी, और अगर तो आप फोर्स को डिक्रीज करते हो जिस क्वांटिटी से, तो उसी ही क्वांटिटी से आपकी एक्सलेरेशन भी डिक्रीज करेगी। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरह से आएंगे, इसलिए आप लोगों ने स्लाइड को जो मैंने एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो आपने केयरफुली ध्यान से सुनते जाना है। उसके बाद कह रहा है डज फोर्स इंक्रीजेज विथ इंक्सलेशन, रिमेंबर दैट वर्किंग विथ फोर्स दैट फोर्स इज इक्वल टू द मास टाइम एक्सलेरेशन हैज़ भी इंक्रीजेज फोर्स। ये तो सारी वही बातें जो मैं आपको भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ बस आपने याद रखना है फोर्स एक्सलेरेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। गाइस एक टॉपिक है जिसका नेम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको अनइम्पॉर्टेंट समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन आज ही अगर आप ये जस्ट एक स्लाइड ही आप कर लोगे तो आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन कवर हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान से सुनना है। थोड़ा सा मैं टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। गाइस प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली रिलेट कर रहा है आपकी कोई भी ऐसी मोशंस जो बेसिकली जो सा होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट एट 45 डिग्री से। अगर लाइक लेट्स सपोज आप बात कर लो अपनी सेटेलाइट्स की बात कर लो, ठीक है। उसके अलावा आप लोग जो टैंक्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं, वो सारे प्रोजेक्टाइल मोशंस के अंदर इसके अंदर फॉल डाउन करती हैं। तो अगर हम शुरू करें साइड पे तो कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट अपॉन विच द ओनली फोर्स इज ग्रेविटी। अच्छा प्रोजेक्टाइल के अंदर जो सा ग्रेविटी जो होती है वो फोर्स होती है, ग्रेविटी एक्ट्स टू इन्फ्लुएंस द वर्टिकल मोशन। प्रोजेक्टाइल ऐसी ऑब्जेक्ट मोशन होती है जिसमें कोई भी चीज़ जो सी होती है वो ज़मीन से जो सा यानी कि अपवर्ड या अबव मूव करती है, तो उस पर ग्रेविटी उसकी कौन सी होती है वो उसको डाउनवर्ड धकेलती है, इसकी वजह से उसकी जो मोशन है वो चेंज करती है, thus causing a vertical acceleration. The horizontal motion of the projectile is the result of the tendency of an object in motion to remain in a motion of constant velocity. तो गाइस मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखें प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा होता है आप कोई भी चीज़ को अपवर्ड भेजते हो, यानी कि उसको फोर्स लगाते हो कि जिस तरह आप जो रॉकेट होता है उसको अपवर्ड धकेलते हो, लेकिन ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है। जब ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है तो उसकी जो मोशन होती है वो वर्टिकल से चेंज होकर यानी कि इन बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर जो ग्रेविटी फोर्स उसके ऊपर लग रही होती है। उसके बाद नीचे एग्जांपल भी दी थी, फॉर एग्जांपल यू थ्रो द बॉल स्ट्रेट अप। अगर आप एक बॉल को स्ट्रेट ऊपर करके फेंकते हो, और यू किक का बॉल एंड गिव इट अ स्पीड और एट एन एंगल टू दी हॉरिजॉन्टल, यू जस्ट ड्रॉप थिंग्स एंड मेक देम फ्री फॉल। ऑल दिस एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इन प्रोजेक्टाइल मोशन ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स। तो गाइस ये वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई। अगर आप एक लेट्स सपोज बॉल के भी ऊपर फेंकते हो तो उसकी जो वापस जो मोशन होती है वो चेंज हो जाती है। वो क्यों चेंज हो रही होती है? क्योंकि उसकी जब मोशन प्रोजेक्टाइल होती है तो उस पर जब ग्रेविटी एक्ट करती है तो वो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज कर देती है, ठीक है। तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। कंजर्वेटिव फोर्स इज अ फोर्स विद द प्रॉपर्टी दैट द टोटल वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट। सो गाइस आप लोग ने याद रखना है कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में आपको बता दूँ, ये एक ऐसी फोर्स होती है जिसमें जो टोटल जो वर्क आपका होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है आपके पाथ फॉलोड। क्या मतलब है इसका? इसी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। लाइक लेट्स सपोज आप एक कार में बैठे हुए हैं, आपने लाहौर में, और आपने जाना है इस्लामाबाद, ठीक है। अब इस्लामाबाद जाने के लिए लाहौर से डिफरेंट रास्ते हैं, लाइक 3-4 रास्ते हैं आप इस्लामाबाद जा
जा सकते हो। आप जिस मर्ज़ी रास्ते से जाओगे, जो आपका जो टोटल जो वर्क डन होगा ना, वो आप इंडिपेंडेंट होगा आपके पाथ फॉलोअर से। यानी कि जो आपका टोटल जो वर्क डन है, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया। वो बेसिकली इंडिविजुअल पाथ फॉलो पे डिपेंड करेगा, वो आपके टोटल पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसी फोर्स को जिसमें जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड को, तो हम उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। उसके बारे में मजीद वो कह रहा है, हाउ डू यू फाइंड द कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसको कैसे मालूम कर सकते हो। नाउ स्पीकिंग अबाउट ग्रेविटी, इट इज़ अनदर कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज द वर्क डन बाय इट्स इंडिपेंडेंट एट द पाथ फॉर ट्रेवल। द वर्क डन बाय इट्स कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट एस। ठीक है, अब ये जो वर्क डन होता है आप इसको एफ डॉट एस से मालूम कर सकते हो। इसका फार्मूला है एफ इंटू एस, दैट इज़ फोर्स इंटू ये डिस्टेंस। तो ये था थोड़ा सा कंजर्वेटिव फोर्स के मुतालिक। अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आप लोगों ने ध्यान से इंपॉर्टेंट समझना है इसको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट हैज रिजल्ट्स ऑफ दिस वर्टिकल पोजीशन और हाइट। गाइस, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो एक ऐसी एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड हो जाती है जब कोई भी चीज़ वर्टिकली अपवर्ड मूव करती है। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड हो जाती है जब कोई भी चीज़ जो सा अपवर्ड मूव करती है। लाइक रॉकेट है, जब अपवर्ड जा रहा हो तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस रॉकेट के अंदर स्टोर यानी कि उसके अंदर सेव होती रहती है। मजीद वो कह रहे हैं द एनर्जी स्टोर्ड हैज़ द रिजल्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अब ये क्यों होती है, क्योंकि जब ग्रेविटी तो है ना अर्थ की वो चीज़ जो ऊपर जा रही है उसको अपनी तरफ खींचती है, लेकिन जो ऊपर चीज़ जा रही है उसके फोर्स बहुत ज़्यादा है, वो नीचे नहीं आती है, तो इसलिए जो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो सब्जेक्ट के अंदर सेव यानी कि स्टोर होती रहती है। ठीक है, और अगर अपन एग्जांपल बात कर लें, लाइक अ रेस्ड वेट, ठीक है, वाटर दैट इज़ बिहाइंड अ डैम, अ कार दैट इज़ पार्क एट द टॉप ऑफ द हिल। एग्जैक्टली अगर आप किसी भी हिल के ऊपर कार पार्क करते हो तो कार जो है वहाँ पे अगर आप उसकी हैंड ब्रेक लगा दो कार कभी भी नीचे नहीं आएगी, लेकिन ग्रेविटी इसको खींचती रहती है। तो एकदम जब आप हैंड ब्रेक उठाते हो तो कार आपकी जो है पीछे की तरफ मूव करती है। वो जो पीछे की तरफ मूव कर रही होती है वो इसलिए मूव करती है क्योंकि उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो स्टोर्ड हुई होती है थोड़ी सी, वो इसलिए ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ खींचती है। ठीक है, ये एग्जांपल आपने याद रखनी है, क्विज़ आप लोगों से पूछी जा सकती है। उसके अलावा कह रहा है स्नो पैक पोटेंशियल एडवांस यो यो बिफोर इट इज़ रिलीज्ड, अ रिवर वाटर एट द टॉप ऑफ द वाटरफॉल, बुक ऑन द टेबल बिफोर इट फॉल्स, अ चाइल्ड एट द टॉप ऑफ द स्लाइड। तो कह जी 5-6 एग्जांपल्स जो हमने हमारी टीम ने क्रिएट की हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, आप लोगों ने इस चीज़ को याद करनी है। इसमें से एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको कार दैट इज़ पार्क एट द टॉप अच्छी तरह समझा दी, होपफुली आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे 5 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये मैं आपको आज बता दूं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना सिर्फ नम्स यूएचएस के लिए बल्कि आपके डेली रियल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नॉलेजेबल टॉपिक्स हैं, इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान से सुनना है। मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्बिट्स क्या होती हैं, सैटेलाइट्स क्या होती हैं, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो सकती है, और पूरी यूनिवर्स का सिस्टम क्या होता है। ठीक है, नीचे लिख दिया गया लिसन टू ऑडियो एक्सप्लेनेशन केयरफुली। इससे मुराद ये है कि इन स्लाइड्स के ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो मैं आपको इन चीज़ों को डिफाइन करूँगा एग्जांपल्स के साथ, आप लोगों ने वो चीज़ें सुननी है, बेहतर है लिखते जाओ ताकि आपको उस चीज़ की समझ में आ जाए। तो सबसे पहले गाइस अगर मैं बताऊँ ऑर्बिट्स क्या होते हैं, गाइस देखिए सबसे पहले यूनिवर्स होती है। यूनिवर्स के अंदर अर्थ है, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, जिसमें आपके पास मार्स है, वीनस है, जुपिटर है, मरकरी है, सैटर्न, डिफरेंट टाइप के आपके पास जो उनसे हैं वो प्लैनेट्स है। और इसी यूनिवर्स के अंदर आपका मून है, सन है, स्टार है, सैटेलाइट्स हैं। तो जो सैटेलाइट्स क्या होती हैं, सैटेलाइट्स बेसिकली होता है जो आपके टेलीविजन्स को, मोबाइल फ़ोन्स को, कंप्यूटर्स को, वाईफाइस को, आपके जीपीएस यानी कि आपकी ग्लोबल पोजीशनल सिस्टम, आपकी लोकेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मुहैया करती है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट्स हर कंट्री के सैटेलाइट होना ज़रूरी है, और हर कंट्री की ऑलमोस्ट सैटेलाइट होती भी ज़रूर है। ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट होती है ये नहीं है कि यूनिवर्स में कहीं भी मूव करना शुरू कर देती है, इसका एक प्रॉपर पाथ होता है, प्रॉपर एक रास्ता होता है जिसमें ये सैटेलाइट मूव करती है। ये अपने पाथ से डाइवर्ट नहीं होते, जिस तरह आप कहते हो ना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम की शेल में मूव करते हैं, तो इसी तरह जो आपकी सैटेलाइट्स होती हैं वो भी अपने एक कंसर्न एक स्पेसिफिक टॉपिक यानी कि एक स्पेसिफिक आपके ऑर्बिट में मूव करती रहती है, अपने ऑर्बिट से आगे पीछे नहीं होती। अगर बाय चांस या एक्सीडेंटली आपकी जो सैटेलाइट है वो आपके अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाती है तो उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है,
और जिस वेलोसिटी से वो अपने ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही होती है उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये 5 टॉपिक जो से थे ये आपके एफएससी पार्ट 1 में भी है, ये नॉलेजेबल भी आपके रियल लाइफ में भी इस्तेमाल होते हैं और यूनम्स यूएचएस में भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपने जो एक्सप्लेनेशन में हमने आपको भी दी हैं, आप उन्हें ध्यान से इस चीज़ को दोबारा बार बार सुने ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। भाई इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारे पास रह गई, वो ये है कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो क्या होता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर बी डिक्रीज। टोटल एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी मतलब होता है किसी भी सिस्टम में जो हीट इंक्रीज होना है डिक्रीज होना, उस चीज़ को हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट विद मैक्सिमम एंट्रोपी। अब दो किस्म के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने थर्मोडायनामिक्स लॉ के बारे में, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था केल्विन। उसने ये कहा था कि जो टोटल हीट एनर्जी होती है ना, टोटल वर्क डन के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि अगर वो ये कहते हैं अगर आप ये नहीं हो सकता कि जो जितनी भी हीट एनर्जी आप उसे टोटल वर्क मिला लो, हमेशा कोई ना कोई हीट लॉस करती है। तो ये केल्विन का कंसेप्ट था। इसी तरह क्लॉजेस ने भी एक कंसेप्ट दिया। क्लॉजेस ने भी ये कहा था कि ये इम्पॉसिबल बात है कि आप अपनी टोटल हीट को कन्वर्ट कर लो यूजेबल फॉर्म में, तो ये इम्पॉसिबल चीज़ है। तो ये भी दो चीज़ें केल्विन क्लॉजेस ने थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, ठीक है। वैसे ये थे हमारी इस वीडियो का एंड। काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।